Hello friends, welcome back to our channel. So till last class we have completed demand function. In today class we are going to discuss change in quantity demanded and change in demand. Change in quantity demanded को हम बोल देते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले हमको वो समझना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं सो इसका मतलब है प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज होना। जब भी हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं यहाँ पे सो उसका मतलब है जब हमारी ऑन कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो रहा है। तो अगर प्राइस के डिक्रीज होने से हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना कि प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड घटती है। सो प्राइस के डिक्रीज होने से अगर डिमांड का एक्सटेंशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जैसे कि मान लीजिए आइसक्रीम पहले 10 रुपए की थी, अगर वो घटकर 5 रुपए की हो जाती है तो when you were consuming earlier you were consuming 2 units, now you will consuming 4. सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है अगर प्राइस के बढ़ने से, अब यहाँ आइसक्रीम का प्राइस बढ़कर 10 से 20 रुपए हो जाता है तो आप जहाँ 2 यूनिट कंज्यूम करते थे वहां एक ही करेंगे, प्राइस घट जाए तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पी एक्स मतलब प्राइस है, क्यू एक्स मतलब यहाँ पे हमारी डिमांड है कमोडिटी की। प्राइस पहले 5 रुपीज था, डिमांड थी 1, प्राइस घटकर हो गया 1 रुपीज, डिमांड बढ़कर हो गई 5। तो हुआ क्या यहाँ पे प्राइस में डाउनफॉल आया जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, देखिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि चेंज जो होता है ना दो तरीके का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ होता है चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पे भी दो तरीके से होता है, एक तो होता है डिमांड का एक्सटेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। और चेंज इन डिमांड के अंदर यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज इंक्रीज, सेकेंड वन इज डिक्रीज। सो लेट्स टेक वन बाय वन। हम अगर प्राइस की बात करते हैं कमोडिटी के और क्वांटिटी की बात करते हैं, प्राइस 5 रुपीज था, क्वांटिटी थी 1, प्राइस घटकर 1 रुपीज हुआ, क्वांटिटी हो गई 5। प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ी, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में जैसे इसका उल्टा होगा, प्राइस 1 रुपीज से 5 रुपीज हुआ, डिमांड 5 रुपीज से 1 रुपीज हो गई, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सो पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, हाँ इन दोनों का डिफरेंस को स्टडी करते हैं। जब प्राइस 5 रुपीज था तो डिमांड थी 1। देखिए हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पे डिमांड आती है। तो 5 रुपीज पे डिमांड कितनी थी, 1 थी, यानी कि हम इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे। जब प्राइस 5 रुपीज से घटकर 1 रुपीज हो जाता है तो डिमांड 1 रुपीज से 1 क्वांटिटी से बढ़कर 5 क्वांटिटी हो जाती है, तो हम पॉइंट बी पर आ जाते हैं। सो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने का जो मूवमेंट है ना दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, डिमांड का एक्सटेंशन। क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, प्राइस 1 रुपीज से बढ़कर 5 रुपीज हुआ, डिमांड कम हो गई
तो पहले प्राइस कितना था, 1 रुपीज था, डिमांड 5 थी, तो हम पॉइंट बी पर थे। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस को इंक्रीज किया गया है, 1 से कितना हो गया, 5 हो गया, डिमांड 5 से कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ गया, इसका मतलब ये जो हो रहा है फ्लो, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां तक क्लियर है? जी सर। ध्यान रखना, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इन दोनों को ही हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही डिमांड कर्व के अंदर पहले केस में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और दूसरे केस में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो एक ही डिमांड कर्व पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड की। सो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड। बट यहाँ पर जो भी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना, वो कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से नहीं होगा, वो अदर फैक्टर की वजह से होगा। सही, अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, अदर फैक्टर्स जो हमने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे। डिमांड फंक्शन याद आया कुछ, ये यहाँ जो हमने पढ़े थे, देखिए पीएक्स में चेंज होने से अप या डाउन होगा, उसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट इसके अलावा जितने भी ये अदर फैक्टर्स आ रहे हैं, ये जितने भी अदर फैक्टर्स हैं हमारे पास, पी आर वाई टी ई, पी आर के अंदर दो चीजें थी, सब्सिट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, देन वाई इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी इज द टेस्ट, एंड प्रेफरेंस, ई फॉर द एक्सपेक्टेशन। तो अगर इन सारी चीजों में चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे जब हम प्राइस की बात करेंगे, प्राइस तो सेम ही है, प्राइस अगर पहले 5 रुपए था तो अभी भी 5 रुपए ही है उस कमोडिटी का, बट क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो जहां डिमांड पहले एक क्वांटिटी की थी, वहां 5 क्वांटिटी की हो जाएगी। सिमिलरली डिक्रीज में क्या होगा बच्चा लोग, प्राइस यहाँ भी सेम है, डिमांड जहां पहले 5 की थी, वहां घटकर उस कमोडिटी की डिमांड 1 की हो जाएगी। तो इसको जवाब से समझते हैं, देखिए यहाँ प्राइस सेम रखा हुआ है, डिमांड अगर बढ़ रही है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब प्राइस 10 रुपीज था, डिमांड थी 20, तो प्राइस 10 रुपीज था, डिमांड थी यहाँ पर 20, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को टच करते हुए एक डिमांड कर्व जा रहा होगा, बिल्कुल सही है सर, इसको हमने D1 नाम दे दिया। सिमिलरली प्राइस क्या है, अभी भी 10 रुपीज ही है, बट क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो डिमांड कितनी हो गई 30, तो प्राइस 10 पर डिमांड कितनी हो गई 10, 20, 30, तो यहाँ पे एक पॉइंट बी आया, इस पॉइंट बी से होकर एक अलग डिमांड कर्व होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब प्राइस 10 रुपीज था, उस पर एक क्वांटिटी 20 थी, तो अगर इस इनकम लेवल पर प्राइस 20 हो जाता, तो हो सकता है मेरी क्वांटिटी और कम हो जाती। इसका मतलब इस डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व आ रहा है D1 जो आ रहा है, ये एक फिक्स लेवल ऑफ इनकम पे था, D2 जो है वो उससे इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम पर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब अदर फैक्टर्स में चेंज आया, तो हमारा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर गया। इंक्रीज में क्या होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर हम डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज के अंदर ये राइट से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाए। अंडरस्टूड जी सर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए
डिमांड के इंक्रीज होने के या डिक्रीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो हम पहले इंक्रीज की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने एक डायग्राम बनाया था, एक रिलेशनशिप समझा था इन सारी चीजों के बीच में। कैसा रिलेशनशिप था सर? हम तो भूल गए, कोई बात नहीं बच्चा, हम याद दिला देते हैं। पीएक्स के साथ कमोडिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज होती है। पीआर के साथ, पीआर में दो केस थे हमारे, एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स का, एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था, कॉफी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो यह नेगेटिव था। देन वाई के साथ इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था, एक्सपेक्टेशन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप था, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था। आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर। ई के बाद टी आ जाएगा, तो ई के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, ई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए डिमांड में इंक्रीज के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इंक्रीज कब कब होगा, प्राइस को छोड़कर, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाए, या फिर कप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाए। नीचे वही सब लिखा होगा, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, हम कह रहे डिमांड कब बढ़ेगी, सब्सिट्यूट पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हम डिमांड में इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो सब्सिट्यूट के साथ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव होता है तो ये, तो इसके प्राइस डाउन होने पर। इनकम के साथ पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज होने पर। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन में नेगेटिव होता है तो डिक्रीज होने पर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के इंक्रीज होने पर, फेवर माने पर। सिमिलरली ही आपके डिक्रीज इन डिमांड के कॉसेस होंगे, जब कंज्यूमर की सबसे पहले सब्सिट्यूट्स का प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो जाए, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, फ्यूचर अवेलेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिक्रीज हो जाए। सो दीज आर द कॉजेस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के आपको कॉजेस लिखने हैं, सो आई होप आप लिख सकते हैं। जी सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया, अब आप आगे समझाइए। तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ लिया बेटा, इसको हमने मोमेंट लॉन्ग डिमांड कर्व कहा था, इसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। चेंज इन डिमांड भी हमने पढ़ लिया, जिसको हम शिफ्ट एंड डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट कहलाएगा, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी कह देते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं? कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो आपका ये वाली कैटेगरी हो जाएगी। अदर देन दिस, वो आपकी चेंज इन डिमांड हो जाएगी। ठीक है। सो अभी तक हमने, एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मूवमेंट और शिफ्ट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, मूवमेंट कब होता है? मूवमेंट होता है जब प्राइस में चेंज होता है कमोडिटी के, यानी कि जिस कमोडिटी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंज होता है। शिफ्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज, वो कब होता है? जब चेंज होता है अदर फैक्टर्स में, कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर। देन मूवमेंट में और क्या चीजें, मूवमेंट के अंदर प्राइस के अलावा बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। शिफ्ट के अंदर इसका उल्टा कर दो, प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं,
बाकी सारी चीजों में चेंज होता है। डायग्राम में क्या होता है, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड होता है ना। यहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा, एक्सटेंशन डाउनवर्ड हो जाएगा। क्योंकि शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। ये डिमांड कर रहे हैं, इसके इधर गया तो ये फॉरवर्ड हो गया, इसके इधर आया तो बैकवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइसेस था, प्राइस में डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ गई, तो ये एक्सटेंशन हो गया ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से कोई कॉन्ट्रैक्शन हो गया। चलिए, एग्जाम में एक तरह से और भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिमांड के एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है। देखिए, दोनों ही केस में डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब डिमांड का एक्सटेंशन होता है तो प्राइस में चेंज होने की वजह से, यानी कि प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ती है। जबकि इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस तो सेम रहता है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ती है, अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। अदर फैक्टर कौन कौन से, वाई टी, पी आर, वाई ई और टी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप अजम्पशन लिख सकते हो, तो प्राइस चेंज होता है, बाकी सारी चीजें कंस्टेंट रहती है। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है कमोडिटी का, बाकी सारी चीजें चेंज होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इंक्रीज के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। सेमली क्वेश्चन आ सकता है आपसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का और डिक्रीज इन डिमांड का। तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होती है जब कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हो। यहाँ पर कमोडिटी का प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। बस, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए, सॉरी 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट की। व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो पहले हमको इसके लिए 2 चीजें और पढ़नी पड़ेगी जो मैंने आपको अब तक छुड़वा रखी थी। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स एंड द अदर इज इंफीरियर गुड्स। देखिए, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। एग्जांपल के लिए बफेलो मिल्क। और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जैसे ही कंज्यूमर की इनकम राइज करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर, आपको महीने का 5,000 रुपया सैलरी मिलता है। सो यू आर बाइंग डेयरी मिल्क एट दैट टाइम। बट नेक्स्ट सडनली क्या हुआ, आपने जॉब चेंज किया, आपकी इनकम बढ़कर हो गई 10,000। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप डेयरी मिल्क को क्विट करके बफेलो मिल्क की तरफ जाएंगे, यानी कि डेयरी का दूध बंद कर देंगे और भैंस का दूध पीना स्टार्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे, मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ से। इनकम, डेयरी मिल्क, बफेलो मिल्क। इनकम जो 5,000 थी, मैं डेयरी का दूध 1 लीटर बाय करता था, बफेलो को 0। जब मेरी इनकम बढ़कर 10,000 हो जाती है, मैंने डेयरी का दूध बंद कर दिया, यानी कि 0, बफेलो का मिल्क हो गया 1। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ, इनकम 5,000 से 10,000 हुई, इनकम बढ़ी,
इनकम इज राइजिंग बट मेरे डेयरी के मिल्क की डिमांड कम हो गई। हमने क्या पढ़ा था? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। इस केस में डेयरी का मिल्क क्या हो गया? डेयरी मिल्क इट इज एन इनफीरियर गुड्स। अब बफेलो का मिल्क क्या है यहाँ पे? सॉरी, व्हाट इज बफेलो मिल्क? बफेलो का मिल्क क्या है यहाँ पे? ये हमारा नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, अगर उन कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा? इसका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, जो हमने इंक्रीज डिमांड में पढ़ा था। और अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस दिस इज योर डिमांड कर्व। इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगा आपका? अपवर्ड शिफ्ट। इनकम घटेगी, डिमांड घट जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका? बैकवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में। यहाँ पर इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। सो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज कंज्यूमर अब सुपीरियर गुड्स अफोर्ड कर सकता है। सो डिमांड कम होने से क्या होगा? डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दिस वाज आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व। व्हेन द इनकम increases, when the income increases, demand decreases, this is backward shift. When the income decreases, demand increases, this is upward shift. Okay, so this was the difference between the normal goods and inferior goods. Now we will talk about the क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज आता है। सो यहाँ पे हम दो गुड्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्सिडी गुड्स के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप था, आपको याद होगा, हमने कहा था पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नेगेटिव होता है। सो हम बात करते हैं, अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन डिमांड बढ़ जाएगी। सो प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, सब्सिट्यूट के प्राइस बढ़ने से। पहले हमारी डिमांड कर्व ये था, ये प्राइस था, ये डिमांड थी। ये पूरा आपको पता है ना, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस पर प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आती है। तो जिस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं अपना, हम बात करें प्राइस P1, क्वांटिटी T1 थी, तो हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा था। T1 टी की बात कर रहे हैं। अब प्राइस बढ़ा कॉफी का, कॉफी की डिमांड कम हुई लेकिन टी की डिमांड बढ़ गई। कॉफी की डिमांड कम हुई, टी की डिमांड बढ़ गई। तो टी की डिमांड बढ़ गई, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस सेम ही है। टी की डिमांड ओटी थी, अब ओटी तो हो गई। तो ये कहाँ इंटरसेप्ट करेगा? K2 पर। हमारा एक नया डिमांड का वो रहेगा D2। अब इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या फ्रंटवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता? अगर सबसे गुड्स का प्राइस कम हो जाता, सॉरी, प्राइस कम हो जाता, डिमांड भी कम हो जाती,
सो इन दैट केस क्या हुआ होता, प्राइस P1 पर, क्वांटिटी हमारी T1 थी, तो आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व वाज दिस, प्राइस इज सेम, डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारा नया डिमांड कर्व ये आ जाता T2। सो दिस इज, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बताओ कैसा रिलेशनशिप होता है, जल्दी बताओ बच्चों। जी सर, हमको याद आ गया, इनके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही। तो अगर प्राइस बढ़ जाते हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और लोग गाड़ी खरीदना भी कम कर देंगे, यानी कि कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका अगर उल्टा कर दें, पेट्रोल के प्राइसेस कम होने पर कार की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। सो दैट मीन्स फिर से हमारा वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ प्राइसेस आते हैं, यहाँ क्वांटिटी आती है। P1 प्राइस पर OT1 हमारी क्वांटिटी थी, दैट वाज, इसका मतलब K1 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया एंड D1 वाज आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व कार्स का। पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारा नया इंटरसेक्शन ये यहाँ पे हो जाएगा K2 पर, डिमांड कर्व K2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट आप खुद ही कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप, अच्छा इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो फटाफट से एक बार लॉ ऑफ डिमांड भी देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, quantity demanded increases with a decrease in or in price of commodity। लॉ ऑफ डिमांड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।